हेलो एंड वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ठोस अवस्था से रिलेटेड संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को हम स्टार्ट करें इससे पहले फटाफट हम ये देख लेते हैं कि संकुलन होता क्या है। तो निबिड़ संकुलन हम पढ़ चुके हैं, क्लोज पैकिंग, और उसमें हमने पढ़ा था कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से पास पास व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में न्यूनतम रिक्त स्थान रहे, खाली जगह कम से कम रहे। इस प्रकार से जब पास पास व्यवस्थित होते हैं अवयवी कण, तब इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन। अब यह निबिड़ संकुलन है वो किस हद तक हुआ है, किस सीमा तक हुआ है, इसका जवाब है संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी हमें यह बताएगी कि जो ठोस का टोटल आयतन है उसमें से कितना आयतन अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है, अवयवी कणों द्वारा ऑक्यूपाइड है, और कितना आयतन रिक्त स्थानों के रूप में है। तो पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, इसकी जानकारी हमें देगा कि ठोस में निबिड़ संकुलन की लिमिट क्या है, और इसके आधार पे हम कंपेयर भी कर सकेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं ठोसों में, उनमें से संकुलन दक्षता किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में संकुलन क्षमता क्या है, इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, और एचसीपी और एफसीसी, जिन्हें सीसीपी भी कहते हैं, इन दोनों जो संकुलन संरचनाएं हैं, इनमें निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता कितने प्रतिशत होती है उसकी कैलकुलेशन भी हम करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए आप और हेडिंग डाल लीजिए संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। हेडिंग डाल लें कॉपी में, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी। तो संकुलन, निबिड़ संकुलन क्या है ये हम समझ चुके हैं। अब उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो संकुलन कितना सक्षम है, कितना एफिशिएंट है, उसको बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता। हो गया हेडिंग अपना। चलिए, ये इसमें डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों कि ठोस के कुल आयतन का, ठोस का जो टोटल आयतन है उसका वह प्रतिशत भाग, परसेंटेज में बताना है अपने को। तो ठोस का जो टोटल आयतन होता है, कुल आयतन है, उसका वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित, यानी टोटल आयतन का जो भाग अवयवी कणों द्वारा, पार्टिकल्स द्वारा ऑक्यूपाइड है, संपूरित है, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत इजीली समझने योग्य बात है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें कि टोटल आयतन है ठोस का, उसमें से जितने प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा धारित है वो उसकी संकुलन क्षमता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं, जैसे इसकी अभी अपन कैलकुलेशन करेंगे, समझेंगे, तो वहां पर हम कहेंगे कि ये जो एचसीपी और एफसीसी प्रकार के हैं, इनकी संकुलन क्षमता 74% होती है, 74% है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो ठोस हैं, इस प्रकार की अगर क्रिस्टल संरचना है उनमें एचसीपी या सीसीपी, तो उसके जो ठोस है उसके टोटल आयतन का जो 74% भाग है वो तो अवयवी कणों द्वारा संपूरित है, ऑक्यूपाइड है, और जो शेष 26% भाग है वो रिक्तियों के रूप में है, खाली जगह के रूप में है, वॉइड्स के रूप में है। समझ गए बात को। तो ठोस का जो टोटल आयतन होता है उसका जितने प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा धारित है, संपूरित है, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है, वो आयतन प्रतिशत के रूप में यदि हम व्यक्त करें तो वो उसकी संकुलन क्षमता हो जाएगी, और शेष आयतन है वो रिक्तियों के रूप में, वॉइड्स के रूप में रह जाएगा। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है आपके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। चलिए
डेफिनेशन हो गई तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल लिया, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, उसके नीचे पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन हो गई। अब अपने को क्या करना है, 3 प्रकार की जो क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनके लिए हम संकुलन क्षमता की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि उनमें संकुलन क्षमता कितनी होती है। अलग अलग प्रकार की जो क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनमें संकुलन क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर 1 लगाकर, ये हेडिंग डाल लें बच्चों आप, HCP व CCP या जिसको FCC भी बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये सारी पढ़ चुके हैं क्रिस्टल संरचना में, निबिड़ संकुलन में, ये सारी बात हम। तो इनको दोनों को एक साथ क्यों लिया हमने, HCP और CCP? इनको HCP और CCP तो अलग अलग प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं हैं, तो इनको एक साथ क्यों लिया हमने? एक साथ हमने इनको इसलिए लिया कि इन दोनों में ही संकुलन क्षमता होती है वो बराबर होती है, एक समान होती है, इसलिए दोनों का एक साथ ले लिया यहां पर अपन ने कि HCP व CCP, ऑब्लिक लगाकर FCC लिखा है क्योंकि दोनों ही नामों से जाना जाता है इसको। तो HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता, ये पहली कैलकुलेशन हम करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जो क्रिस्टल है, अगर उसकी संरचना HCP या CCP प्रकार की है तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, कितने प्रतिशत होती है। अब बच्चों ये कैलकुलेशन है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें ये देखना है कि जो टोटल आयतन है उसमें से अवयवी कणों द्वारा कितना घेरा गया। तो अगर हमें उस क्रिस्टल की एक इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों की अगर संख्या का पता हो, और सभी एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या की गणना हम कर चुके हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में बताओ अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1। काय केंद्रित में कितनी होती है, 2। और फलक केंद्रित में या CCP में कितनी होती है, 4। तो हमें पता है कि इकाई कोष्ठिका में कितने अवयवी कण, और अवयवी कणों को किस रूप में लिया था बच्चों हमने, ठोस गोलों के रूप में। और ठोस गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो एक इकाई कोष्ठिका में कितने गोले हैं वो हमें पता है, एक गोले का आयतन कितना होता है वो हमें पता है। तो गोलों की संख्या को आयतन से गुणा करेंगे तो टोटल जो गोले हैं, अवयवी कण जो हैं, उनके द्वारा घेरा गया टोटल आयतन आ गया हमारे पास, बटे नीचे किसका भाग दे देंगे, पूरी एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का। और कुल आयतन, क्योंकि हम यहां पर घनीय जो क्रिस्टल हैं उनकी बात कर रहे हैं केवल, और घनों के लिए बच्चों आप जानते हैं लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। तो अगर हमें एक अक्षीय दूरी, अगर हमें कोर की लंबाई, कोर या एज की एक लंबाई हमारे पास आ जाए तो उसका हम क्यूब कर लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तीनों, तो क्यूब कर लेंगे तो वो टोटल एकक कोष्ठिका का आयतन हो जाएगा, है ना। तो संकुलन दक्षता क्या हो जाएगी, ऊपर जितने भी उसमें अवयवी कण है उनका आयतन बट्टे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100, तो परसेंटेज के रूप में आ जाएगा। वही हमें इसमें करना है। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हेडिंग डाल लिया आपने कॉपी में। अब सबसे पहले इस डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले बच्चों आपको ये चीज इसमें नोट करनी है। यदि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई a, कोर की लंबाई को अपने को क्या मानना है, कोर, देखो एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें कोने, कॉर्नर, और कोर जिसको हमने एज कहा, एज किनारा, उसकी लंबाई, उसको यदि हम a मान लें, स्मॉल a, और फलक का जो विकर्ण है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी सरफेस है। आप देखिए ABCD, ये सरफेस है, सतह है, फेस है। उस फेस के दो आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली, ये देखो A और C, इनको मिलाने वाली जो रेखा है विकर्ण फलक, फलक का विकर्ण, उसको हमने मान लिया। फलक का ये विकर्ण कहां से कहां तक खींचा हमने, A से C तक,
और उस ए से सी वाले विकर्ण को यदि हम मान लें बी, तो जो कोर की लंबाई है घनीय एकक कोष्ठिका जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसके कोर की लंबाई यदि हम स्मॉल ए ले लें और उसका जो विकर्ण है, फलक का जो विकर्ण है ए से सी तक, उसको हमने मान लिया स्मॉल बी। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्लियर है बात? ये आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो एफसीसी प्रकार की स्ट्रक्चर है उसमें संकुलन क्षमता कितनी है और क्यों है। बढ़े आगे, ये चीज आपने पहले नोट कर ली इसमें। चलिए अब आ जाइए, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। तो ये नोट करने के बाद बच्चों अपने को क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनानी है। इस स्ट्रक्चर में वो तो जो सिंपल बात है अपने शुरू से देखते आ रहे हैं, एक घन बना लिया आपने। ये घन के 8 कोने बच्चों इसमें दिखाए गए हैं, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच। घन में 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। वो ए बी सी डी ई एफ जी एच के रूप में 8 बताएं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात इसमें, अभी जो अपन कह रहे थे विकर्ण, तो आमने सामने के ये साइड वाला फलक ले लिया इसका, ये वाली फलक जिसके चारों कोने हैं ए बी सी डी, इस फलक की बात कर रहे हैं। इस फलक में आमने सामने के जो कोने हैं तिरछे ए और सी, उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो इस फलक का विकर्ण है, और इस विकर्ण को हमने मान लिया बी। अब यहां पर देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट, जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप जानते हो कि एफसीसी संरचना हमने पढ़ रखी है। एफसीसी संरचना पढ़ रखी है हमने। एफसीसी संरचना में बोलो क्या होता है, उसकी एकक कोष्ठिका की क्या खास बात होती है कि सभी कोनों पर अवयवी कण होते हैं। कोनों पर तो अवयवी कण चाहे किसी भी प्रकार की क्रिस्टल संरचना हो, सभी में होते हैं कोनों पे तो। और एफसीसी में कोनों के अलावा बोलो कहां होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, ये कोने ए कोना है वहां पर अवयवी कण दिखा दिया, ये सी कोना है वहां पर अवयवी कण दिखा दिया। सभी कोनों के ऊपर अवयवी कण होते हैं। उसके अलावा कहां होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो ये वाला जो दिखाया है ना, ये बीच वाला, ये फलक के केंद्र पर जो स्थित अवयवी कण है बच्चों, वो दिखाया। समझ रहे हो बात को? तो आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे डेरिवेशन के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि एचसीपी एफसीसी में इस प्रकार का डायग्राम हमने क्यों, कोनों पर तो सभी में दिखाने हैं, कोनों पर तो अवयवी कण होते ही होते हैं। कोने के अलावा कहां होता है वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्रिस्टल संरचना कौन सी है। एफसीसी है तो हर फलक के सेंटर में होता है। तो हमने जो 6 फलक होती हैं घन की, उनमें से डेरिवेशन को दिखाने के लिए इस फलक को चुना है हमने, इसको सिलेक्ट किया है हमने। इसलिए ये जो फलक है ए बी सी डी, उसके सेंटर में हमने एक अवयवी कण और दिखा दिया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये दोनों तो कोनों पर स्थित अवयवी कण है, और ये बीच वाला जो ठोस गोला दिखाया है वो कौन सा है, फलक के केंद्र पर स्थित अवयवी कण है। क्योंकि यह क्रिस्टल संरचना कैसी है, एफसीसी है, और एफसीसी में हर फलक के सेंटर पर एक अवयवी कण और स्थित होता है। यहां तक की बात को ये डायग्राम में हमने इस प्रकार से गोले क्यों दिखाए, क्योंकि आगे वाली जो कैलकुलेशन करेंगे, 2 डेरिवेशन और पढ़ेंगे हम आगे, वहां पर देखेंगे आप डायग्राम हम अलग ढंग से बनाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि एचसीपी और एफसीसी में हमने ये वाला डायग्राम क्यों शो किया। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब छोटा सा डेरिवेशन है इसका कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी लेना है आपको। एबीसी, ये देखो ए पॉइंट ये रहा, बी और सी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी और ये सी, ये वाला ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया हमने। विकर्ण यहां पर माना था ना ए से सी तक का, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां पर हमने कह दिया ए सी स्क्वायर बराबर
बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। अब क्योंकि ए सी को हमने बी माना है, देखो शुरू में कि जो विकर्ण है उसको स्मॉल बी माना है, तो आपने ए सी की जगह बी लिख दिया। तो ये अपना बच्चों क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया, तो b बराबर हो गया √2a, b बराबर √2a। क्लियर है बात, नोट कर लिया इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, ये त्रिभुज ए बी सी, पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर अपना हो गया ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर दोनों ले लिए, लंब और आधार। क्योंकि ए सी को हमने बी मान रखा है तो ए सी स्क्वायर की जगह आपने बी स्क्वायर लिख दिया। तो ये देखो इन दोनों के जो मान है बी सी और ए बी, बी सी क्या है बच्चों, इसके कोर की लंबाई है, बी एक कोना है, सी दूसरा कोना है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं कोर की लंबाई। और कोर की लंबाई बच्चों हमने कितनी मान रखी है, स्मॉल ए। तो बी सी, बी से लेकर सी तक कोर की लंबाई है, तो इसकी जगह हमने क्या रखा, बी सी की जगह ए, और बी सी का स्क्वायर है तो हो गया ए स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से जो ए बी है वो भी तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की लंबाई है, और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की लंबाई को कहते हैं कोर, कोर की लंबाई, एज, अक्षीय दूरी जिसको कहा था हमने। और ये अक्षीय, क्योंकि ये घन है, घन में आपको पता है सभी अक्षीय दूरियां समान होती हैं, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, तो यहां भी स्मॉल ए आ गया। तो क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जुड़ गए तो 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो b लेंगे तो इसका अंडर रूट कर दिया, a स्क्वायर का a रह गया और रूट का √2। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक की बात को समझने में। अब हमारे पास, क्योंकि हमें देखो कुल मिला के क्या चाहिए, हमें ऊपर तो जो गोले हैं उनका आयतन, नीचे टोटल पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100, और इससे हमारी संकुलन क्षमता आ जाएगी। अब देखो यहां तक की बात तो ये सीधा सा त्रिभुज लिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो b की वैल्यू आ गई अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों कंसेप्ट है वो ये है, यदि गोले का, ये जो गोले हैं अवयवी कणों को निबिड़ संकुलन में हमेशा ठोस गोला मानते हैं। अगर इस ठोस गोले का अर्धव्यास कह दो, त्रिज्या कह दो, त्रिज्या r है तो b बराबर 4r। ये जो b है, इस b को r के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो b बराबर 4r। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, देखो अपने को b लेना है ना, तो b तो a से लेकर c तक है ना, देखो AC बराबर b, a से लेकर c तक। अब इसमें देखो आप a से स्टार्ट करेंगे तो ये गोला है, उसकी त्रिज्या यहां से यहां तक ये r आ गई है ना, और ये पूरा का पूरा गोला आ गया इसमें, पूरा का पूरा, तो इसकी आ गई 2r, और इस गोले की यहां तक आ गई r, तो यहां से यहां तक ये हुआ r, यहां से यहां तक ये हो गया 2r, यहां से यहां तक ये हो गया r। तो a से c तक यानी जो स्मॉल b है वो टोटल कितना हो गया, r, 2r, r, टोटल 4r हो गया ना, ये प्लस ये तो 4r हो गया ना। तो वही बात तो कह रहा है कि b बराबर 4r। क्लियर है बात, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां हमने पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकाला है कि b बराबर √2a, और हमारी जो निबिड़ संकुलन है, जो क्रिस्टल संरचना है, वो बता रही है कि जो b की वैल्यू है वो 4r के बराबर है। किसके बराबर है, 4r के बराबर, और b बराबर हमने लिख दिया 4r बराबर √2a, √2 ये निकाल रखा है, तो ये वैल्यू बराबर हो गई इसकी। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, बहुत आसान है, सिंपल सी सरल सी बात है। चलो
अब ये जो संबंध अपने पास 4r बराबर √2a, इससे a निकालेंगे तो √2 का 4r में भाग लग जाएगा, तो a बराबर 4r √2, या जिसको आप कह सकते हैं 2√2r। ये अपने अक्षीय लंबाई, कोर की लंबाई का हमारे पास इसका मान, इसकी वैल्यू आ गई। क्योंकि ये जब हम एकक कोष्टिका, ये घनीय एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका का जब हम आयतन निकालेंगे तो हम कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, a गुणा a बराबर a क्यूब, क्योंकि घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसका क्यूब करके हम आयतन निकाल लेंगे पूरे एकक कोष्टिका का। क्लियर है बात? चलिए, अब ये जो संबंध है इससे a बराबर 2√2r, अब ये पता ही आपको r निकालनी होगी तो 2√2 का इधर a में भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, अब एकक कोष्टिका का a आ गया तो a क्यूब करके पूरी एकक कोष्टिका का आयतन तो हम इजीली निकाल लेंगे। अब ऊपर क्या चाहिए हमें? गोलों का आयतन, क्योंकि उस एकक कोष्टिका का जो पूरा आयतन है a क्यूब, उसका कितना भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा गया, वही तो ऊपर लिखना है अपने को। ऊपर तो गोलों का आयतन, नीचे पूरी एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। नीचे वाला आयतन तो अब हम a आ गया तो कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब ऊपर जो गोले का आयतन, एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब, तो हमें कितना रखना है? क्योंकि ये FCC है और प्रत्येक FCC एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या होती है 4, इसलिए ठोस गोलों का आयतन हम रखेंगे 4/3 πr क्यूब, तो कितने से गुणा करेंगे उसको? 4 से गुणा करेंगे। ये बात यहां पर है। देखो CCP या FCC जो संरचना होती है, दोनों ही शब्द इसके लिए काम में लेते हैं, उसमें प्रति एकक कोष्टिका यानी एक एकक कोष्टिका में 4 गोले होते हैं। 4 गोले होते हैं तो चारों गोलों का कुल आयतन 4/3 πr क्यूब को 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। और पूरी जो घन है, घनीय एकक कोष्टिका है, उसका आयतन होगा a क्यूब। ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो आयतन हो गया a क्यूब। तो ऊपर गोलों का आयतन 4 गुणा 4/3 πr क्यूब, क्योंकि FCC की प्रत्येक एकक कोष्टिका में 4 गोले होते हैं, तो गोले के आयतन को 4 से गुणा कर दिया, तो इतना आयतन तो ठोस गोलों द्वारा घेरा गया बटे टोटल एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। तो ये सारी की सारी जो बात है वो अब अपन संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है, एकक कोष्टिका में 4 क्यों लिखे? FCC या CCP के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो संकुलन दक्षता में ऊपर कितने गोलों का आयतन रखोगे? 4 का। क्यों रखोगे 4 का? क्योंकि FCC जो एकक कोष्टिका होती है, उस एक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। इसके कैलकुलेशन कर चुके हैं हम ऊपर, बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन, एकक कोष्टिका का कुल आयतन। तो यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लिया इसको आपने अच्छे से, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब इसमें तो क्या है, संकुलन दक्षता का फॉर्मूला, इसमें ये दोनों मान रखने और कैलकुलेशन अपने को करनी है। तो आगे बढ़ जाऊं मैं, श्योर है बात? डायग्राम वगैरह सारी चीजें हो गई। चलिए ये देखिए, ये संकुलन दक्षता का फॉर्मूला अब बच्चों आपको लिख लेना है, जिसमें हम अपनी वैल्यू पुटअप करेंगे, मान रखेंगे ये वाला। एकक कोष्टिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्टिका का टोटल आयतन गुणा 100। नोट कर लिया फॉर्मूला? चलिए अब इस फॉर्मूले में अपन बच्चों मान रख देते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे, सारी बात अपने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट मान रखिए इसमें और कैलकुलेट कर लीजिए इसको, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, यहां तक अपनी बात हो गई थी, यहां तक अपनी बात हो गई थी। चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणा 100। तो 4 को गुणा कर दिया हमने गोले के आयतन से, 4/3 πr क्यूब, और नीचे जो a की वैल्यू हमने निकाली थी 2√2r, उसको क्यूब कर दिया, मान रखे, कैलकुलेशन की तो यह आ गया
74%, 74%। यानी जो HCP और CCP, जिसको FCC भी कहते हैं, इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना में संकुलन दक्षता 74% होती है। एक बार फिर से मैं इस बात को रिवाइज कर दूं कि 74% संकुलन क्षमता होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग निकला? इसका मीनिंग यह निकला कि HCP और CCP प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें टोटल आयतन का 74% भाग अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता है, अध्यासित होता है, ऑक्यूपाइड होता है, और शेष जो 26% जो आयतन है वो रिक्तियों के रूप में, खाली जगह के रूप में रहता है। और जितने भी क्रिस्टलों में जो संकुलन क्षमता है उसको जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये मैक्सिमम मान है 74% वाला। HCP या CCP में जो संकुलन क्षमता होती है वो अधिकतम होती है। यानी क्रिस्टलों में सबसे अच्छा जो निबिड़ संकुलन है वो HCP और CCP प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है। ये संकुलन क्षमता का मैक्सिमम मान है। बाकी आगे जो दो प्रकार हम देखेंगे, काय केंद्रित और सरल घनीय, उनमें आप देखेंगे कि संकुलन क्षमता है वो इसकी बजाय कम आएगी उनमें। यानी जो बेस्ट संकुलन क्षमता है घनीय संरचनाओं में वो इनमें है, HCCP में और CCP में। तो इस तरह से बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है, और इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाए। इसके लिए पहले प्रकार के जो घनीय क्रिस्टल संरचनाएं हैं HCP या CCP, उनमें हमने संकुलन क्षमता की गणना की और वो कितनी आई अपने 74%।